जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है वही है। सर बात आती है, आपने कहा कि विश्व में डंका बज रहा है मोदी योगी नाम, लेकिन अभी आप शहरों में गांव में कहीं देखें तो बुरी हालत कंडीशन है, सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं मिल पा रहा, भटक रहे हैं। हमारे मेरे तो पसंदीदा हैं, हमारे विश्व के पसंदीदा नेता हैं हमारे माननीय मोदी जी। क्या सरकार मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था कि यदि हम आए तो बहुत कुछ बदल देंगे, बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। नहीं सर बात आपकी बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड वैसे पिछड़ा है, इसमें कहने में कोई शंका नहीं है, आप भी उसकी चीज स्वीकार कर। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या इसको कैसे निपटे हो समस्या, लेकिन आपने ये कहा विकास हो रहा है सब, लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार वाला मामला आता है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने हैं? मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, सड़कें तो डलती हैं सर, लेकिन वो सड़कें ऐसी डलती है एक बारिश में उखड़ जाती है सर। इसलिए ये बात आती है कि मैं जितना जानता हूँ आप भी कहेंगे, पहले अगर कोई सफेद कुर्ता पहन ले तो लोग उसके बहुत इज्जत नजर से देखते थे, आजकल देखता हूँ हर गली मोहल्ले में सफेद कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहे हैं। क्या वो सच में नेता हो सकते हैं या फिर? मैं सर आपको 3 ऑप्शन दूंगा, शिक्षा हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था होंगी, इनमें आप किसको प्राथमिकता? नहीं देखो बात आती है सर, जैसे चुनाव आते हैं तो नेता जनता की चरणों में होते हैं, जाके सबसे हाथ मिलते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं क्यों पूरा ये सब? अभी सर कई ऐसे केस निकल के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कई आ रहे हैं, कारनामे उनके काले कारनामे आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को पार्टी शरण क्यों दे रही है? नहीं है सर, बात आती है युवाओं की, आप भी युवाओं के लिए काम करते हैं। जब मैंने पहला इंटरव्यू लिया था आपने उसमें बहुत अच्छा बोला था, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। आपकी पार्टी युवाओं के लिए क्या कर रही है, क्या देना चाहती है युवाओं को? सर बात आती है, आजकल बात आती है जनता की, जनता आजकल नेताओं से सवाल करने में क्यों डरती है? ऐसा कुछ नहीं है, सवाल पूछना। विकास जिनकी पहचान है, ऐसे नेता देश की शान है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद रहने वाले हैं, तेज तर्रार सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री मोहनलाल कुशवाहा जी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। अध्यक्ष जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अध्यक्ष जी पहला सवाल आपसे रहने वाला कि एक साधारण कार्यकर्ता से एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष तक का सफर कैसा रहा अध्यक्ष जी? एक साधारण कार्यकर्ता से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, ये हमारे पार्टी का नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। और मेरा सफर अभी जो शुरुआत हुआ है जिलाध्यक्ष जी का, मुझे ऐसा विश्वास है, मेरे कार्यकर्ताओं पर मुझे विश्वास है और वो मुझे चाहते हैं अच्छा रहेगा। सर भारतीय जनता पार्टी का एक ये होता है कि पता नहीं चलता है किसको कब उठा के कहाँ बना दे, ये गोपनीयता क्या राज है इसका? ये गोपनीयता हमारे यहाँ पार्टी में रहती है और बहुत ज़्यादा गोपनीयता रहती है, कभी भी किसको कुछ बना सकते हैं। हमारे यहाँ कोई एक जातिवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के हिसाब से ये संगठन काम करता है। आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन रहा? कोई व्यक्ति विशेष ऐसा कोई रहा कि जिसने आपको प्रेरणा दी हो? नहीं, मेरे अंदर आत्मा से प्रेरणा जागी है कि मुझे समाज की सेवा करना है, तो मुझे समाज की सेवा के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो शुरुआत से मैं 2009 से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ और 2012 में इसके बाद मैं संगठन में जुड़ गया। 2014 और 15 के बीच में मेरी पत्नी भी जिला मंत्री पद पे रही हैं। इसके बाद मैं भी 16 से जिला मंत्री पद पे हूँ बराबर से, और बराबर से रहा हूँ। आज संगठन ने मुझे, पार्टी ने बहुत बड़ा मतलब पद पे दिया है, जिम्मेदारी का काम दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है, जिला संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी पूरे कार्यकर्ताओं को सबको मैनेज करना, पक्ष को भी देखना खास बात। जी मैं इस चीज को पूरी तरह से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार निभाता रहूंगा, सभी को साथ लेके चलूंगा, कार्यकर्ताओं को, हमारे जनप्रतिनिधियों को और जनता को, हर मतदाता को साथ में लेके चलूंगा। सर ये राजनीति का भूत कैसे सवार हुआ, कैसे आपने कहां से सोचा ये राजनीति हम करेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि समाज सेवा कर सकते हैं तो किसी संगठन के दल में ही रह के कर सकते हैं, संगठन के बिना हम समाज सेवा नहीं कर सकते। पहले मैं कुशवाहा समाज के माध्यम से क्षेत्रीय अध्यक्ष था और पार्टी का भी काम करता था, तो मैं शुरुआत से मतलब ये शौक था कि मुझे समाज का कैसे सेवा करने का मौका मिले। वो एक समाज ही के साथ साथ कोई संगठन ही आपको नाम की पहचान दे सकता है। और क्या अध्यक्ष जी कभी ऐसा दौर आया कि आपको लगा कि राजनीति में अब मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, कभी ऐसा मन में आया? जब जो काम अगर ठान लिया जाता है तो ऐसा कौन सा काम है कि जो नहीं हो सकता? मेरे मन में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया। जो ठान लिया तो ठान लिया। किसी काम को मैं लेके चलता हूँ तो एंड तक पहुँचता हूँ। अध्यक्ष जी राजनीति की शुरुआत आपने कब से हुई और कहां से की? राजनीति की शुरुआत 2009 से मैंने शुरुआत कर दी थी। पार्टी में काम करता रहा और मुझे अच्छा लगा इस दल में काम करने के लिए। तो मुझे लगा कि यहाँ पे सबका साथ सबका विकास के हिसाब से जो नारा है वो है, हकीकत में है।
कई जगह मैंने देखा है। और 2012 से मैं यहाँ पार्षदी का मेरी मैडम चुनाव लड़ी थी बजरिया वार्ड नंबर 2 से, तो हम बहुत 2500 वार्डों में से सबसे अधिक वोटों से मेरा मतलब जीत हुई थी। रिकॉर्ड वोटों से जीत हुई थी, सबसे अधिक वोटों से जीत हुई थी। अध्यक्ष जी, बात आती है, आपने कहा कि मैं 2009 से हम जुड़े थे, क्या कभी ऐसा अध्यक्ष जी आए कि पार्टी बदली हो, दल बदल किया हो, कभी ऐसा? नहीं, ऐसा मेरे विचार में ही नहीं आया कभी। जब से मैंने शुरुआत पार्टी में काम किया है तो भाजपा में ही किया है। और चुनाव जरूर मैं निर्दलीय लड़ा था, लेकिन पार्टी में रहते हुए भी एक मतलब चुनाव का ये था कि वहाँ का समीकरण के वोट के हिसाब से मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पार्टी में तो हूँ लेकिन मैं चुनाव इसी तरह से मतलब लड़ूंगा कि अपने हिसाब से। अध्यक्ष जी, बात आती है, नेता जैसे कोई पार्टी आ जाती है उसमें ज्वाइन कर लेते हैं जी। दल बदल या कहें या रंग बदलना भी कहें, नेताओं को सूट करता है जी? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। दल बदलना तो अब ये है कि जो बड़ा जनप्रतिनिधि होता है जी, वो तो दल बदल कर लेता है, लेकिन संगठन में हम लोग काम करने वाले हैं। संगठन में कभी व्यक्ति को दल बदल नहीं करना चाहिए। अगर वो बड़ा नेता है उसको तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग तो हारने जीतने के लिए भी चुनाव लड़ते रहते हैं। अगर पार्टी अच्छी है और जीतने के लिए चुनाव लड़ते रहते हैं, और नहीं अगर उनको कुछ लोग उनको नाम के लिए भी करोड़ों रुपए पैसा बर्बाद कर देते हैं, वो सिर्फ जीते चाहे हारे चुनाव लड़ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत से हैं अन्य दलों में। सर, राजनीति में आपको क्या सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? कभी ऐसी चुनौती फेस हुई आपके सामने की राजनीति में बहुत बड़ी चुनौती लगी होगी? ये चुनौती कैसे? मुझे तो राजनीति में कोई ऐसा कठिन काम चुनौती के रूप में नहीं समझ में आया। जब भी मैंने जो मतलब काम करना चाहे राजनीति के माध्यम से, जनता का सपोर्ट करने के माध्यम से, मुझे जिले का भी सपोर्ट मिला पार्टी की तरफ से और प्रदेश लेवल से भी सपोर्ट मिला मुझे। सर, बात आती है कि आपको जिलाध्यक्ष बने काफी दिन हो गए, काफी महीने हो गए, तो जब से और अब में जनता में क्या परिवर्तन देखा? नहीं, जनता में अच्छा मैसेज गया है कि एक ओबीसी के एक जमीनी लेवल के व्यक्ति बात आती है कि आप मतलब दरवाजे अब जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसका एक इसमें जनता में मैसेज अच्छा जा रहा है। लोगों में ये भी है कि एक जमीनी लेवल के व्यक्ति को इतना बड़ा संगठन का पद दिया है, वो आज जमीनी लेवल पे काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर और मतदाताओं में खुशी की लहर है। सर, बात आती है, आजकल बात आती है जनता की। जनता आजकल नेताओं से सवाल करने में क्यों डरती है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, सवाल पूछना नहीं जानती, उनका बहुत बड़ा नेता है, कैसे सवाल हमारे संगठन में कोई भी नेताओं से जनता नहीं डरती है, क्योंकि हमारे संगठन का कार्यकर्ता डोर टू डोर वैसे ही रहता है, जमीनी लेवल पे रहता है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं पार्टी के, वो भी मतलब जनता तक आराम से जाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अन्य दलों में जो माफिया टाइप के नेता थे, उनसे लोग जनता डरती थी, उनसे डरती थी जनता। ये बात अभी सर कई ऐसे केस निकल के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कई आ रहे हैं, कारनामे, उनके काले कारनामे आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को पार्टी शरण क्यों दे रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा केस नहीं है कि जो मतलब हमारे पार्टी के माध्यम से, अगर ऐसा कोई एक आध केस है भी तो हमारी पार्टी ऐसा शरण नहीं देती, उसको आउट कर देती है। बात आती है सर, जैसे चुनाव आते हैं तो नेता जनता के चरणों में होते हैं, जाके सबसे हाथ मिलते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं क्यों पूरा ये सब उल्टा हो जाता है कि आप समझ सकते हैं कि ये मैं आपको अनिल जी बताऊं कि हमारे दल में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि भले ही डोर टू डोर ना जाए, लेकिन उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है। जितने हमारे कार्यक्रम होते हैं तो जनता के बीच में वो भी जाते हैं और संगठन के लोग जाते हैं। ये अन्य दलों में होता, मैंने आपसे बताया ना कि अन्य दलों में चुनाव भर लड़ते हैं, ई के बाद 5 साल नहीं दिखाई देते हैं। मतलब जब चुनाव आएंगे तभी जाएंगे वो, ना कोई जनता दरबार ना कुछ नहीं। मतलब आपके तो बहुत प्रतिनिधि ऐसे जनता दरबार लगाते हैं हमारे यहाँ, और संगठन के पदाधिकारी वगैरह हमारे जगह जगह घूमते रहते हैं, कार्यक्रम लगे रहते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये अध्यक्ष जी, बात आती है कि मैं जितना जानता हूँ आप भी कहेंगे, पहले अगर कोई सफेद कुर्ता पहन ले तो लोग उसके बहुत इज्जत नजर से देखते थे। आजकल देखता हूँ हर गली मोहल्ले में सफेद कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहे हैं, क्या वो सच में नेता हो सकते हैं या फिर नहीं? देखो, यूनिफॉर्म में से कुछ नहीं होता है भाई। सफेद कपड़ा पहनना या कलर कपड़ा पहनना, इससे कुछ नहीं होता। आत्मविश्वास उसके अंदर होना चाहिए जनता की सेवा करने के लिए, वो नेता माना जाता है। अगर जनता की ईमानदारी से सेवा करता है, नेता वही होता है जो जनता की सेवा करता है, जमीनी लेवल पर सेवा करता है, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो मिल रहा है। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। अगर हमारे यहाँ जमीनी लेवल पे पार्टी काम करती है, सभी को योजनाओं का लाभ जमीनी लेवल पे उतरता है।
मिलता है। सर बात आती है आपका विजन क्या है, पहली प्राथमिकता में क्या रहेगा? मैं सर आपको 3 ऑप्शन दूंगा, शिक्षा हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होंगी, इनमें आप किसको प्राथमिकता में? नहीं देखो, तीनों चीजें जी मतलब आज के युग के हिसाब से जरूरी है। शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है। स्वास्थ्य रहेगा तभी वो शिक्षा प्राप्त कर पाएगा और रोजगार में वो भाग ले पाएगा। ये चीजें सर बात आती है कि आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की, अपना महोबा जिला बार बार चर्चित में रहता है और इसमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो पाई, डॉक्टर लापरवाही करते हैं। सरकार तो बहुत करती है, प्रयास कर रही है, आपकी सरकार प्रयास कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर लापरवाही करते हैं, वहाँ की घूसखोरी चल रही है, आप देखते होंगे वीडियो के माध्यम सोशल मीडिया, इसके बारे में आपकी पार्टी क्या कर रही है? जनप्रतिनिधियों को इसमें ध्यान देना चाहिए सर। जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं। अगर जैसे जनता के द्वारा कोई अगर इस तरह की डॉक्टर की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है और बोला भी जाता है कि भाई इस तरह के जनता को परेशान ना किया जाए। ऊपर से ऐसे निर्देश हैं कि अगर कोई ऐसे डॉक्टर पाया जाए तो उसको बर्खास्त किया जाए। सर बात आती है युवाओं की, आप भी युवाओं के लिए काम करते हैं। जब मैंने पहला इंटरव्यू लिया था आपने उसमें बहुत अच्छा बोला था, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। आपकी पार्टी युवाओं के लिए क्या कर रही है, क्या देना चाहती है युवाओं को? देखो आज विश्व युवा दिवस है, ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस है और युवाओं के लिए हमारी पार्टी बरहमस सोचती रहती है। आप देखिए यहाँ पे जितने भी पुलिस में विभाग में नौकरी निकल रही हैं, आज हर मतलब 3-4 60,000 का रिजल्ट आया है, अभी फिर नौकरियां आ रही हैं। तो अभी ये कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मतलब हमारे लिए युवा सबसे मेन चीज है, क्योंकि आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वही देश का, विश्व का भविष्य। हाँ, वो कहावत भी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सर बात आती है, जनता अक्सर सवाल पूछती है जी, चुनाव जैसे ही गायब होते हैं, चुनाव जैसे होते हैं या कोई पद अपना पा जाता, चुनाव जीत जाते तो मंत्री गायब हो जाते हैं, नेता गायब हो जाते हैं। क्या ऐसा कभी आएगा कुछ? अच्छा, आपको लगता है कि हमारी पार्टी में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। हमारे यहाँ तो लोकल में विधायक रहते हैं और लोकल में ही कार्यकर्ता रहते हैं। अब मंत्री पद ऐसा है कि भाई उन लोगों को पूरे प्रदेश में देखरेख करना पड़ता है, तो हर जगह उनका काम लगा रहता है। आज यहाँ कल वहाँ, मान लो पूरे प्रदेश का मंत्री होता है, वो एक जगह का मंत्री नहीं होता, उसको भागदौड़ ज्यादा होता है। लेकिन विधायक तो लगभग क्षेत्र में रहते हैं। सर बात आपकी बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड वैसे ही पिछड़ा है, इसमें कहने में कोई शंका नहीं है, आप भी उसकी चीज स्वीकार करें। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या इसको कैसे निपटे, और समस्या क्या है? बुंदेलखंड में सबसे अधिक बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन उसमें उद्योग क्षेत्र जब तक बुंदेलखंड में नहीं लगता है तब तक जो पलायन हो रहा है उसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि यहाँ ऐसा युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। अब स्टोन लाइन की जो इंडस्ट्री लगी है, इसमें तो वो युवा हमारा जो पढ़ा लिखा है वो नहीं काम कर सकता है, वो नहीं जाएगा। अब उसमें मजदूर वर्ग का तो काम चल जाता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा युवा है वो बड़े बड़े महानगरों में जाके जॉब कर रहा है, जब उसको यहाँ जॉब मिलेगा तो नहीं जाएगा। क्या सरकार मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था कि यदि हम आए तो बहुत कुछ बदल देंगे, बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे? नहीं, ये प्रयास कर रहे हैं लगातार, और जब तक आपसे बताया क्या है कि राज्य यूपी का बहुत बड़ा है, ये क्षेत्रों में मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र है, और जब तक इसको बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, जैसे उत्तराखंड है पहले यूपी में था, जब से उत्तराखंड अलग हुआ तो कितना डेवलप हो गया। वहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया था। ऐसे जब भी बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो इंडस्ट्री लगाने के लिए हम लोग टैक्स फ्री करेंगे, तो उसमें हम लोगों की जब बाहर की कंपनियां वो आएंगी, बुंदेलखंड में इंडस्ट्री लगेगी और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या सर लगता है बुंदेलखंड को अलग होना चाहिए? वो होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है कि होना चाहिए बुंदेलखंड राज्य, क्योंकि बड़े राज्य के नाते अगर हम लोग छोटे छोटे राज्य बनाएंगे तो उससे जल्दी राज्य का विकास हो जाएगा। सर बात आती है आपकी पर्सनल लाइफ से आती है, आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है? किससे आप प्रेरणा लेते हैं कि इतने ऊर्जावान रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कार्य करते हैं दिन रात का? अरे हमारे मेरे तो पसंदीदा हैं, और हमारे विश्व के पसंदीदा नेता हैं हमारे माननीय मोदी जी, क्योंकि वो आज मतलब जहाँ पे उन लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलता था, आज लोग वहाँ कारपेट बिछाए बैठे हुए हैं, गले मिलते हैं, पैर छूते हैं विदेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह। तो वो तो देश के, पूरे विश्व के पसंदीदा नेता, मेरे भी पसंदीदा नेता वही हैं। सर बात आती है, आपने कहा कि विश्व में डंका बज रहा है मोदी योगी नाम, लेकिन अभी आप शहरों में, गांव में कहीं देखें तो बुरी हालत, कंडीशन है, सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं मिल पा रहा, भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपसे बताएं, ये तो सब विपक्ष के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलती है, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ने का काम किया था। तो आज के डेट में हर गाँव
मतलब मेन सड़क से जुड़ा हुआ है, सड़क के माध्यम से। तो ये तो कोई ऐसा मजरा भी नहीं बचा हुआ है। अभी जो कुछ मजरे बचे थे उसमें भी कुछ लोग अभी यहाँ से गया है। हमारे यहाँ सरकार में कोई मजरा भी नहीं छूटे गांव, तो ठीक है ठीक है। लेकिन आपने ये कहा विकास हो रहा है सब ऐसे, लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार वाला मामला आता है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने हैं? मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, सड़कें तो डलती हैं सर, लेकिन वो सड़कें ऐसी डलती है एक बारिश में उखड़ जाती हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं आपसे बताऊं, हमारी सरकार में भ्रष्टाचारी के लिए जोरदार मतलब आरोप नहीं लगा सकता कोई इस तरह से। भाई वहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, हमारी सरकार में भ्रष्टाचारी नहीं होती है और इस पे पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। अब कोई अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सीधे सस्पेंड किया जाता है। अब बात आती है सर, आपने पक्ष का तो बता दिया, आपने पक्ष का बता दिया नेता, लेकिन विपक्ष का कोई आपका पसंदीदा नेता है कोई जिसे आप पसंद करते होंगे? आज के डेट में आप बताइए कि अब विपक्ष में कोई नेता बचा ही नहीं है। बताइए कोई विपक्ष में ऐसा नेता हो जो हमारे माननीय योगी जी या मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो सके, सामने बात कर सके। तो विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही नहीं, तो मैं क्या पसंद करूं उसको? अब आपको नहीं लगता कि हमारे देश में विपक्ष कोई? विपक्ष में मैं जानता हूं कि विपक्ष होना चाहिए, लेकिन वो विपक्ष वाला अपनी मजबूती से बात ही नहीं रखना चाहता है जी। और ना मजबूत है कोई। आप बताइए, आप बताइए आपको कौन सा नेता पसंद है विपक्ष? बहुत से सर मेरे, तो मुझसे अपना पूछिए। नहीं, मुझे तो नहीं कोई विपक्ष में नेता ऐसा पसंद है कि इस तरह का जो नेता वो पसंद है जो अच्छा काम करे, भ्रष्टाचार ना करे, मेरे को के लिए सोचिए। मैं हम ये जानते हैं कि अगर पसंद होता, जनता की पसंद होता, जनता की पसंद के ऊपर डिपेंड होता है विपक्ष का नेता, तो विपक्ष ले जाता। हमारी अपने 2000 यहाँ पे जो अपन ने अभी सरकार बनाई है तो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, तो विपक्ष में कोई नेता नहीं है। इस वजह से आपसे बता रहे कि मान लो कोई है ही नहीं है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में, विपक्ष में ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है। ना मुझे पसंद है, ना जनता को पसंद है। 2027 की रणनीति क्या होने वाली, क्योंकि विपक्ष भी बहुत जोरों शोरों से समय लगा हुआ है सर, ये क्या आपको लगती है चुनौती 2027? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और बहुत 300 प्लस सीटें लेके जाएंगे। इसमें सिर्फ उन लोगों को लग रहा है, सिर्फ उनका भ्रम है कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन उनका जमीनी लेवल पर कोई ग्राफ नहीं है। अभी जो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा चल रहा था, अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे ना तो इनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलेंगे और वहां सभा करने के लिए कोई वक्ता नहीं मिलेगा। सर आपने अब बात की 300 सीटें प्लस जीतेंगे, पार्टी का नारा तो था 400 500 क्यों? अध्यक्ष जी बात आती है, आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या अध्यक्ष जी आने वाले समय में कोई बड़ा चुनाव की प्लान है या फिर लड़ने का चुनाव? देखो, मेरा काम है संगठन का काम करना अभी, और मुझे संगठन ने जिम्मेदारी दी है पूरे जिले की, संगठन को विस्तार करने के लिए और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं अभी जितने संगठन के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं उसको पूरा करवाने के लिए पूरा प्रयास करता हूं। हमारे 11 मंडल अध्यक्ष जो हमारे जिले के पदाधिकारी सब लोग मेहनत से काम करते हैं, संगठन में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी पार्टी की इच्छा है, पार्टी जो कहेगी वो करना है मुझे। पार्टी का निर्णय मान्य होगा जी, पार्टी का निर्णय मान्य होगा। यही भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है। बिल्कुल, देखो भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनाव लड़ाना चाहेगी या संगठन में रखना चाहेगी वो उसके पार्टी के ऊपर है। अध्यक्ष जी बात आती है, क्या आपने फैमिली वाले जो आपका लड़का है, एक ही तो आपका लड़का जितना मैं जानता हूं, राजनीति में लाएंगे या फिर राजनीति से? नहीं, वो राजनीति से दूर रखेंगे, वो जॉब कर रहा है, जॉब ही करेगा। मतलब राजनीति में नहीं? नहीं, मैं अपने परिवार को राजनीति में, मेरे पहले से कोई परिवार राजनीति में नहीं था, मैं अपने संघर्ष से राजनीति में मेहनत करके आया हूं। और मान लो आज भी मैं ये चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि राजनीति बुरी चीज है, इस वजह से नहीं, लेकिन मुझे क्या है कि अपना क्या स्वार्थ जो बच्चे का मतलब मोए, राजा मोए, और राजा का बेटा राजा बनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी, मैं अपना पार्टी के बाद जब भी मुझे कुछ वो आया समय, तो मैं सब लोगों के हिसाब से बांट के लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे पुत्र मोह के मान में नहीं पड़ना है, ना उसको राजनीति जॉब कर रहा है, जॉब करे वो। अध्यक्ष जी आपकी अब बात आती है, दिनचर्या कैसी रहती है, सुबह कैसे, क्योंकि आप इतना वर्क करते हैं, सुबह से निकल जाते हैं, लोगों से मिलना, समस्याएं सुनना, घर परिवार भी देखना, इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं अध्यक्ष जी? देखो, घर परिवार की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर नहीं है। मेरी 2 बेटी थी, दोनों की शादी हो गई। अभी लड़का की तो बची है? जी, लड़का की तो शादी हो जाएगी, अभी उसके लिए समय है, अभी वो जॉब कर रहा है। और मेरा दिनचर्या जो है कि मैं सुबह 6 बजे जग जाता हूँ और फ्रेश व्रेश होने के बाद आधा 1-पौन घंटा के आसपास योगा वगैरह करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। और इसके बाद मेरा ये चीज़ है कि जब मैं 9 बजे के आसपास लगभग मैं
जब मैं वहाँ पे बैठता हूँ अपने जनता दरबार के माध्यम से, जो भी जनता की समस्याएं हैं, लगभग 9 बजे से आ जाता है। जनता की समस्याएं, लोग बाग आ जाते हैं घर पे, और मैं उसको समस्याओं का समाधान करवाने के बाद, मतलब निपटवाने के बाद, जहाँ तहाँ अधिकारियों को फोन करने के बाद जितना विषय बनता है वो मैं करता हूँ। इसके बाद 10-11 बजे से अगर कोई कार्यक्रम लगा है, कोई मीटिंग लगी है, कहीं कोई कार्यक्रम लगा है, या तो वहाँ पहुँचना, नहीं तो फिर मैं भाजपा कार्यालय आ जाता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के आगे की प्लानिंग करते हैं। सर, जिलाध्यक्ष का पद कितना अपने आप में महत्वपूर्ण है? कितना आपको लगता है कि जिलाध्यक्ष का पद एक जिले में कितना बड़ा इसका महत्व है? जिला, हमारे संगठन के हिसाब से तो जिलाध्यक्ष का पद बड़ा महत्व होता है, और उसमें पूरी जिम्मेदारी होती है, संगठन की पूरी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के ऊपर होती है, बहुत बड़ा महत्व होता है उसका। जी सर, खाली समय में आप क्या करते हैं? जैसे आप खाली हैं, कोई काम नहीं है, घर में क्या करते हैं? किताबें पढ़ना पसंद करते हैं या क्या करना करते हैं? मैं खाली समय में, एक तो समय मिलता नहीं है, हमारी पार्टी की तरफ से इतने काम रहते हैं, कहो हो सकता है 10-10 बजे 11-11 बजे तक रात में पहुंचे। अगर थोड़ा बहुत बजे मुझे खाली समय मिलता है तो मैं किताबों का अध्ययन करता हूँ। सर, बात आती है आज के युवा को, आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल का युवा का नारा होता है दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। क्या इस दबदबे से काम चल सकता है, या हमारा देश चल सकता है इस दबदबे बनाने से? युवाओं के लिए आजकल क्या मैसेज? दबदबा से काम नहीं चलता है, लेकिन हाँ, अच्छे काम के लिए दबदबा बना के रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम लोग अच्छे काम के लिए, चाहे जनता के बीच में हो और चाहे अधिकारियों के बीच में हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अधिकारी के ऊपर दबदबा बनाइए, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है, अगर वो सही काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है, तब दबदबा तो कोई वो नहीं है दबदबा बनाना चाहिए जी। भाई दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो ये हमारा एक युवाओं का नारा है जी। और हमारे मान लीजिए इस पार्टी में जो हम लोग सही काम के लिए जी करते हैं जी, तो ये वजनदारी से, इसी को कहते हैं दबदबा। वजनदारी से किसी काम को लेके कर देना, हमारी समस्याओं को समाधान पूरा करवा देना, उसी को दबदबा ही कहते हैं। वो एक भाषा दी है बुंदेलखंड में, दबदबा है और दबदबा रहेगा और दबदबा बनाता। ठीक, जो भी। अच्छा जी, बात आती है कि अब प्रदेश में आपके थोड़ा हलचल चल रही है राजनीति में जी। केशव प्रसाद मौर्य जी को डिप्टी सीएम से प्रदेश का अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं चल रही, क्या ये चर्चाएं ये तो केंद्र नेतृत्व का निर्णय है, इसमें तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो केंद्र जिसको बनाना चाहे वो तो केंद्र के ऊपर है, ये हम लोगों को वो नहीं है, जो बन जाए हमारे लिए तो सब अच्छा है। ये रहे अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी रहे, बहुत शानदार इंटरव्यू रहा। आप लोग बताएं, कोई सवाल रह गए हों या कुछ और हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अध्यक्ष जी को भी सलाह दे सकते हैं, अध्यक्ष जी को क्या और बेहतर करना चाहिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।